है। वो फैक्ट्स जो कस्टम को प्रूव करते हैं उनको रिलीवेंट माना गया है इस सेक्शन के अंडर। ठीक है, फैक्ट्स रिलीवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। तेरा कस्टम वही मेरा कस्टम, ऐसे याद करवाया था 13 नंबर से, सेक्शन 13। ठीक है, ये धरत्री जी, आपका नाम क्या है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? आप प्लीज माइक खोलिए जरा एक बार। धरित्री। धरित्री, ठीक है मैम। आज का आप पहली बार आई है ना आज? यस सर। ओके मैम, देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपस में, और हमारा मेन जो मोटिव है वो है सेक्शंस को याद करना। ठीक है, ओके सर। जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट Yes. सेक्शंस हैं उन सबको हम बार बार पूछते हैं और उसको समझते हैं, और तब तक उसको याद करते हैं जब तक कि हमारे माइंड में फिट ना हो जाए वो अपने आप। ठीक है, ओके सर। और Yes, जब sir. आपसे कहा जाएगा आप तभी माइक खोलेंगे, जब आपसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर वो सब पूछा जाएगा बार बार। ओके तो सर। हाँ, तो जब आपको आंसर करना होगा तभी आप अपना माइक खोलेंगे। ठीक है, ओके सर। और आगे। वीडियो खोलने की, हाँ वीडियो खोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। चलिए ठीक है, आप माइक बंद कर लीजिए अपना। अरुंधति मैम। यस सर, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। ये बताइए, ये फैक्ट इन इशू को हम कैसे प्रूव करते हैं? फैक्टिंग इशू में सर मतलब वन रिलीवेंट पार्टी फैक्ट्स। डिनाई, और हाँ रिलेवेंट फैक्ट के थ्रू से वन पार्टी डिनाइज इट और अनदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट। हाँ जी मैम, वन पार्टी डिनाई करी है और अनदर पार्टी उसके फेवर में है, अगर उसको यस कर रही है हाँ तो, हाँ, है ना, तो ऐसे फैक्ट्स को हम लोग कहते हैं फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट इन इशू बाय यूजिंग इट्स रिलेवेंट फैक्ट। हाँ जी, और उन्हीं फैक्ट इन इशू को हम लोग प्रूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द रिलीवेंट फैक्ट। ठीक है, धरात्री मैम, देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में, कि जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो किसी मुद्दे पर, अच्छा आपका मीडियम कौन सा है धरात्री मैम, जरा बता दिए, इंग्लिश है या हिंदी है? आपने कहाँ से करा है? मैं उड़ीसा से हूँ बेसिकली, तो हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। ओके मैम, आपने कर लिया है या आप प्रैक्टिस कर रही हैं या अभी लॉ कर रही हैं आप? नहीं, मैं एलएलबी के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, बस कंटिन्यू है। अच्छा, फाइनल ईयर है आपका। यस सर। तो मैम ये वाला आपने सब्जेक्ट तो पढ़ लिया होगा, एविडेंस एक्ट। यस सर। अभी अभी गया होगा आपका, इसी साल होगा, अभी जो एग्जाम दिए हैं आपने, एविडेंस एक्ट होगा उसमें। यस। चलिए यस मैम, सर। ठीक ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। देखिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सबको, कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू वो होते हैं जब किसी कोर्ट में कोई केस चलता है तो एक पार्टी तो कहती है कि ये फैक्ट सच है, ऐसा हुआ है, और एक पार्टी कहती है कि नहीं ये फैक्ट गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, वो फैक्ट्स जो एक पार्टी साबित करना चाह रही है और एक पार्टी उसको डिनाई कर रही है, उन फैक्ट्स को कलेक्ट करके कोर्ट फैक्ट्स इन इशू बना देती है। ठीक है, जो फैक्ट्स क्वेश्चन में है, जिन फैक्ट्स के ऊपर बहस होगी जज के सामने कोर्ट में, उनको हम बोलते हैं फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, और उन फैक्ट्स इन इशू को वन बाय वन प्रूफ करते हैं फिर उनको अदर फैक्ट्स की हेल्प से। तो वो जो अदर फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स होने चाहिए रिलेटेड विद द फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू के संबंध में ही वो फैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, और उन्हीं रिलेटेड फैक्ट्स को हम लोग बोलते हैं रिलीवेंट फैक्ट्स। तो हमारा लॉ कहता है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 5 है, कि जो फैक्ट्स रिलेटेड है किसी फैक्ट्स इन इशू के, उन्हीं को हम बोलेंगे रिलीवेंट फैक्ट्स। उसके अलावा जो भी फैक्ट्स होंगे जो रिलीवेंट नहीं होंगे वो सबमिट नहीं होंगे कोर्ट में, कोर्ट उनको नहीं मानेगी। ठीक है, सेक्शन 5 बताता है हमें ये, सेक्शन 5 के बेसिस पर ही ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा। तो हमने कल सेक्शन 13 तक पढ़ लिया था, अब पढ़ना है हमको सेक्शन 14। शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स।
कल हमने बताया था प्रिपरेशन, मोटिव, ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड, उस वक्त इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था या उसकी बॉडीली फीलिंग कैसी थी, ये भी एक फैक्ट होता है कि क्राइम उसी ने किया होगा। कैसे देखते हैं इसको? फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, क्या उसका इंटेंशन था क्या मारने का, ठीक है, और इंटेंशन मारने का क्यों था, इंटेंशन मारने का क्यों था, उसको हम कहते हैं मोटिव, जो कि हमारा सेक्शन राजेश कुमार साहू जी किस में आएगा? मोटिव किस में था हमारा? सेक्शन 8 सर। सेक्शन 8, ठीक है। यस सर, यस सर। आदेश कुमार टैटू जी। यस सर, टाटू सर सेक्शन, हाँ सर सेक्शन 7 में क्या था फिर? सर सेक्शन 7 बात करता है, बिना देखे बताइए, बिना अगर देखे देखिए, ईमानदारी है। सर बिना देखे बता, हाँ सर बिना देखे। हाँ जी, हाँ जी। सर सेक्शन 7 बात करता है अगर किसी एक वर्ड को याद आ रहा हो सेक्शन 7 का, किस वर्ड से मैंने याद करवाया था सेक्शन 7? एक सेकंड था ना, कॉज था, कुछ कॉज, कॉज, इफेक्ट, सर, cause। ओकेजन कुछ था ना उसमें? तो कॉज मैंने सेक्शन, इफेक्ट अकर Occasion। याद आ रहा था सर। ओके जी हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मतलब आपने रिवाइज नहीं करा उसको बाद में? सर, मतलब रिवाइज किया था, उसके बाद सर अभी नहीं देखा, पहले ही किया था कल ही सर। हाँ मतलब यहीं बैठ के इसी टाइम पे बनी बनाई सब्जी खानी है, अपने आप मेहनत नहीं करनी कुछ है। सर कल की थी करने के बाद, आज फिर हाँ। दोबारा नहीं देखा था करने से पहले। चलिए, तो इसमें बताता है इंटेंशन, फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, कि भाई उसके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा होगा। तो उसका पहला पार्ट है इंटेंशन, कि उसकी इंटेंशन थी मारने की, और इंटेंशन क्यों थी, अगर आपने ये बता दिया कि उसकी इंटेंशन क्यों थी, तो उससे पता उसको हम कहेंगे मोटिव, कि मारना क्यों चाहता था। मारने की इंटेंशन तो थी, लेकिन क्यों मारना चाहता था, वो इंटेंशन क्यों थी, वो बताएगा हमारा मोटिव। माइक बंद कर लीजिए सर, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करना मत भूलिए सर, हाथ के हाथ, ठीक है। तो इंटेंशन नॉलेज, क्या उसको जानकारी थी, जैसे कि हमने पॉइजन वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि ए को जानकारी थी कि बी कब खाना खाता है, उसका रूटीन क्या है, टाइमिंग क्या है, और क्या खाएगा खाने में, तो उसको नॉलेज थी, इसलिए उसको मौका मिल गया था कि खाने से थोड़ी देर पहले ही उसने पॉइजन मिला दिया था। मोटे वाले में पढ़ा था हमने नॉलेज। गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशेज, इलविल और गुडविल। कोई भी एक्यूज्ड होगा तो वो कहेगा कि सर मैंने गुड फेथ में किया था, या नेग्लिजेंस से किया था, मुझसे गलती से हो गया था, या लापरवाही हो गई, इल विल हो या गुडविल हो, ठीक है, मैंने तो उसकी भलाई के लिए किया था, कुछ भी एक्सक्यूजेस उसमें से मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे कि इंटेंशंस, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशेज, इल विल, गुड विल, अच्छी नियत या खराब नियत towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling, are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feelings is in issue or relevant। जब भी कोई केस चलेगा, अगर आपको किसी प्रोसिक्यूशन को अगर किसी एक्यूज के ऊपर आरोप सिद्ध करना है, तो उसको बताना पड़ेगा इनमें से कुछ, इनमें से भी कोई चीज साबित अगर वो कर देगा, तो वो उसके लिए एक रिलीवेंट एविडेंस बन जाएगा, एक रिलीवेंट फैक्ट बन जाएगा, जिसकी मदद से वो ये साबित कर सकता है कि भाई ये ऐसा था, इसकी इंटेंशन थी, इसीलिए इसी ने ही मारा है सर, पक्का। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसके पक्ष में केस होने की, प्रोसिक्यूशन की, ठीक है। और वहीं पे एक्यूज क्या करेगा, जब बहस करेगा प्रोसिक्यूशन के वकील से, जब एक्यूज का वकील बहस करेगा, तो वो ये कोशिश करेगा, डिबेट करेगा, बहस करेगा कि नहीं हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, ये तो सर गुडविल में हो गया, या नेग्लिजेंस थी सर, लापरवाही से हो गया, या हपड़ झपड़ में हो गया, रैशनेस हो गई थी, जल्दबाजी में, बाय मिस्टेक, नेग्लिजेंस, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्ट्स भी यहाँ पे रिलीवेंट माने गए हैं, और वो माने गए हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 को आप याद कर लो, स्टेट ऑफ माइंड, सेक्शन 14 स्टेट ऑफ माइंड।
अब मत भूलिएगा कोई भी। सेक्शन 14 स्टेट ऑफ माइंड। अगला देखते हैं। एग्जाम्पल मैं बता ही चुका हूँ वैसे भी लोग अपनी लैंग्वेज में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, पढ़ लीजिएगा आप लोग। सेक्शन 15। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का मिसयूज बहुत होता है, और यही वो सेक्शन है जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रूफ करने में। एक्यूज हमेशा ये कहता है सर गलती से हो गया, और प्रोसिक्यूशन हमेशा हमेशा ये प्रूफ करने में लगा रहता है कि नहीं सर ये जानबूझ के मारा था इसने, इसकी इंटेंशन थी। इसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए सेक्शन 14 को प्रूफ करना पड़ता है किसी भी प्रोसिक्यूशन को, कि एक्सीडेंटल नहीं था, ये इंसिडेंटल था, इसकी ये इंटेंशन थी। या फिर वो सेक्शन 8 को प्रूफ करेगा कि भाई मोटिव था, और या फिर इसने प्रिपरेशन पहले से ही करी थी। एक्सीडेंट अगर होगा तो प्रिपरेशन नहीं करेगा ना कोई। अगर एक्सीडेंटल होगा तो आप प्रिपरेशन साबित नहीं कर पाओगे। अगर आपने प्रिपरेशन साबित कर दी तो आपने इंटेंशन भी साबित कर दी उसकी। तो सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 ये इस तरीके से आपस में रिलेटेड है। ठीक है। सेक्शन 15 क्या बोलता है? फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। तो ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि भाई कोई भी फैक्ट, कोई भी क्वेश्चन अगर ये आता है कि ये जो एक्ट हुआ किसी के द्वारा, ये बाय एक्सीडेंट था, बाय चांस था, एक्सीडेंटल था, या इंटेंशनली इसने किया था ऐसा। तो when there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant. तो अगर प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि ये देखो, एक्यूज तो अपना कह के चुप हो जाएगा कि सर नहीं है सर ये तो एक्सीडेंटल है, इतना कह के एक्यूज चुप हो गया, अब उसको कुछ नहीं करना। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया प्रोसिक्यूशन पे, और प्रोसिक्यूशन को या पुलिस वालों का जो वकील होता है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं सर ये एक्सीडेंटल नहीं था, इंटेंशनल था। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि कोई भी अगर क्राइम होगा तो अगर उसकी प्रिपरेशन करी होगी तो वो बहुत सारी सीरीज होंगी उसके पीछे। अगर किसी ने किसी को पॉइजन से मारा, अगर वो कहते कि भाई ये पॉइजन, यही वाला साइनाइड घर में क्या कर रहा था आपके, आप क्यों खरीद के लेकर आए थे, अगर इंटेंशनली है तो आप जाके आपने प्रिपरेशन करी, आप पॉइजन लेकर आए खरीद के, और उसी टाइम पे 1 घंटे पहले ही लेकर आए और आपने लाके दे दिया, तो ये आपकी प्रिपरेशन थी कि आप पॉइजन खरीद के लेकर आए थे इसी काम के लिए, ये एक्सीडेंटल नहीं था। और उसको ये साबित करना होगा एक्यूज को कि नहीं सर ये पॉइजन तो 2 साल पहले से रखा था हमारे घर में, वो अचानक से किसी ने सब्जी में गलती से डाल दिया कुछ और समझ के। ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ करेगा कि नहीं ये 2 साल पहले नहीं था सर, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उस मेडिकल शॉप की, इसने अभी 1 घंटे पहले ही खरीदा था। और अगर ये चीज प्रूफ कर देता है प्रोसिक्यूशन तो इससे साबित हो जाता है कि हाँ उसकी इंटेंशन थी, या फिर कि भाई 1 दिन पहले ही इन दोनों की लड़ाई हुई थी और उसने उसको मारने की धमकी दी थी और आज उसका मर्डर हो गया, तो सर इसकी तो इंटेंशन कल से ही थी सर, कल भी इनकी लड़ाई हुई थी आपस में। प्रोसिक्यूशन का वकील ऐसा बोलेगा कोर्ट को। किसी भी केस में किसी भी तरीके से अगर आपने इंटेंशन साबित कर दी तो वो एक रिलीवेंट फैक्ट हो जाएगा उस केस में, उन फैक्ट्स ऑफ फैक्ट इन इश्यूज के लिए। तो ऐसे हमारा सेक्शन 15 वर्क करता है कि एक कहेगा कि नहीं सर एक्सीडेंटल था और एक कहेगा इंटेंशनल था, और जो कह रहा है कि इंटेंशनल था उसको साबित करना होगा उस ऑफेंस के लिए करे गए एक्ट के पार्ट ऑफ सीरीज के लिए। सीरीज में से कोई भी एक एक्ट को उठा के उसको प्रूफ कर दे कि सर इसने ये काम होने से पहले इस आदमी ने ये काम किए थे, और इनमें से ये काम इसकी इंटेंशन शो कर रहे हैं कि इसने ये काम करे थे तो इसको मारने के लिए किए गए थे। ठीक है ना, पॉइजन खरीद के लाया था वो तो मारने के लिए लेकर आया था सर, इंटेंशन है। 1 दिन पहले लड़ाई हुई थी और उसमें इसने धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो आज वो मर गया, तो इसका मतलब इसकी इंटेंशन शो हो रही है उसमें। अगर मोटिव की बात करें, मारने की इंटेंशन क्यों थी, अगर मोटिव की बात करें, दोनों में फर्क बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है कि सर इंटेंशन में और मोटिव में क्या फर्क है। तो मोटिव की बात करें तो सर इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था, अगर दूसरे को मार देगा तो सारी प्रॉपर्टी जो जिंदा बचा उसको मिल जाएगी सर,
ये इन दोनों के बीच, ये इसका मोटिव था उसको मारने का, प्रॉपर्टी का मोटिव था सर। तो वहां मोटिव है, मोटिव और इंटेंशन में फर्क आप लोग समझ लीजिए जितना हो सकता है। ये आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये पूछते हैं कि बताइए ये इंटेंशन है यहाँ पे कि मोटिव है यहाँ पे, एमसीक्यू में। इलस्ट्रेशन देखते हैं। A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. ए पे आरोप है कि उसने अपना खुद का ही घर जला दिया, क्योंकि वो घर जो था उसका इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस, वो घर डैमेज होने पे उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, ऐसा आरोप है उसके ऊपर, ए के ऊपर। द फैक्ट्स दैट ए लिव्ड in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from a different insurance office, are relevant as tending to show that the fire were not accidental. ठीक है, ए के ऊपर आरोप है कि भाई उसका जो घर था उसमें उसने जानबूझ के आग लगाई, खुद ही आग लगाई ताकि उस घर के इंश्योरेंस का पैसा उसको मिल जाए, तो उन पैसों के लिए उसने जानबूझ के आग लगाई। ये कहेगा नहीं नहीं ये तो गलती से लग गई, एक्सीडेंटल है सर। अब वो कह के अपना चुप हो गया कि भाई एक्सीडेंटल है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि प्रोसिक्यूशन प्रूफ करे कि नहीं भाई ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनली इसने किया है। तो वो इसको प्रूफ कैसे करेगा? वो प्रूफ करेगा सीरीज ऑफ सिमिलर एक्ट्स, जो हमारे सेक्शन में बताया गया है, सीरीज ऑफ सिमिलर एक्ट्स। तो ऐसा ही एक्ट इस पहले भी कई बार हो चुका है कि इससे पहले भी ये जितने भी घरों में रहा है उन सबको इसने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योर्ड करवाया, और उसके बाद हर एक घर में एक एक बार आग लग चुकी है और उन सभी डैमेजेस का इसने पैसा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से ले चुका है। तो ये चीज अगर प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर देता है तो वो बात कोर्ट ये चीज मान लेगी कि भाई हाँ ये सच में ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये इंटेंशनल है। क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस हो गया कि भाई हर घर में, इसी के घर में आग लग रही है जिनको ये इंश्योरेंस करवा रहा है। ठीक है ना, एक बार हो गया, दो बार हो गया, हर बार लग रही है, तो ये इंटेंशनल है। ऐसे करके प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव कर देगा और प्रोसिक्यूशन जीत जाएगा, या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी अगर लड़ रही है अपोजिट पार्टी में तो वो जीत जाएगी। सेक्शन 15 हमने याद करा है इंटेंशन से, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सेक्शन 15 एक्सीडेंटल और इंटेंशनल 15 नंबर पे। मैं कल पूछूंगा दोबारा, हो सकता है थोड़ी देर में पूछूंगा अभी बीच बीच में। सेक्शन 16 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलीवेंट। ठीक है, अब एक बार बताइए, मैं एक पेपर पे, अगर आप लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात, मैं अगर एक पेपर पे आप लोगों को लिख के दे दूं कि मुझे आपको 5,000 रुपये देने हैं, तो क्या उस स्लिप का कुछ प्रूफ है? क्या वो मेन एविडेंस होगा? क्या कोर्ट में वो वैलिड है, रिलीवेंट है क्या वो एविडेंस के रूप में? तो वो रिलीवेंट नहीं है। सर। नहीं है सर, नहीं है। कौन बोला था? माइक खोलिए, अपना माइक खोलिए। यस सर, किसने कहा था? मैं सर किया था सर, राजेश। हाँ हाँ सर, बताइए रिलीवेंट है क्या ये? हाँ सर। अगर मैं आपको हाँ, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर मैं आपको लिख के देता हूँ कि मुझे आपको 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है, मैं गुंजन पाराशर श्री राजेश कुमार साहू को वचन देता हूं कि अगले हफ्ते तक मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा, और नीचे अपने साइन कर देता हूं और उस पर डेट डाल देता हूं, और ये स्लिप मैं आपको दे देता हूं। तो इस चीज को आप क्या कोर्ट में प्रूफ कर पाएंगे? क्या ये कोर्ट इसको क्या रिलीवेंट एविडेंस मानेगी? क्या डायरेक्ट एविडेंस मानेगी क्या इसको? सर सपोज लाइक कि प्रोमिसरी नोट लाइक दैट हो गया ना, हैं? सपोज आप प्रॉमिस कर दिया मेरे को 5,000 रुपये देगा और लिख दिया रिटिन में। हाँ, मैंने आपको साइन कर रिटिन में लिख के दे दिया, ये साइन करके दे दिया। आप सर भी एडमिट किया देने के लिए, तो आप एक वन टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट कर दिया एंड लाइक प्रॉमिसरी भी कर दिया। तो सपोज मैं कोर्ट में अपील करेगा, मेरे को देने वाला था लाइक
ठीक है। सपोज समटाइम कोई डेप्टिंग कर ले रहा है ना, सपोज समटाइम एक्नॉलेजमेंट लिख देता है ना अकॉर्डिंगली लिमिटेशन एक्ट में, तो एक्नॉलेजमेंट शुरू हो जाता सर है मुझे लाइक ये बता दी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए शॉर्ट में कि अगर ओके। आपने मेरे खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में कि मुझे इनसे 5,000 रुपये चाहिए और ये रहा सबूत, ये स्लिप इनने मुझे लिख के दी थी, तो क्या उस सबूत को कोर्ट मानेगी, आपके सबूत को, हाँ या ना? सर एक कंडीशन है सर, अच्छा कंडीशन है, बताइए। इफ ही आवर एग्जिस्टेंस इन बिजनेस को रिलेटेड होगा तो कोर्ट मानेंगे। किससे रिलेटेड होगा? कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिलेशन होगा तो हाँ मतलब हाँ आपका हाँ। जो नहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं तो नहीं मानेंगे, नहीं, अदरवाइज वो कोर्ट तो नहीं है मानेंगे। सर। हाँ वो तो ये सेक्शन ही बता रहा है हमको, सेक्शन 16 वही बता रहा है। लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताई इस केस में मानेगा या नहीं मानेगा? सर इफ ही कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो नहीं मानेगा कोर्ट। ट्रांजेक्शन नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर नहीं होगा तो? हाँ, ट्रांजैक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो कोर्ट नहीं मानेगा। अभी आप मतलब बताइए, सिर्फ सिर्फ जो मैंने केस आपको बताया सिर्फ इसमें यस या नो कर दीजिए, हाँ या ना, मानेगा सर या नहीं मानेगा? सर सिर्फ इसी इसी केस में, हिसाब सिर्फ से इसी केस में। तो इसी केस में तो ऐसा आप लिख देगा तो कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट नहीं मानेगा। नहीं चलिए मानेगा। ठीक है। अरुंधति मैम, आपका क्या कहना है आपका? नो सर, नहीं मानेगा? एक प्लेन पेपर पे और कुछ नहीं मानेगा। एक प्लेन हम्म। पेपर पे सीधा सीधा लिख हाँ नहीं मानेगा सर। सीधा ठीक सीधा है। लिख रहे हैं कि 5,000 देना है, किस लिए देना है, क्यों लिए थे, कब लिए थे, कुछ नहीं मेंशन हुआ है। ठीक है चलिए। नहीं मानेगा सर। तो मैं आपको बताता हूँ, यही चीज़ बताता हूँ कि अगर यही मैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, मैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हम दोनों के बीच में ये ट्रांजेक्शन चलता रहता है, पैसों का लेन देन चलता रहता है, ठीक है, और उस बिजनेस के दौरान वो जो ट्रांजेक्शन हम लोग बिजनेस का कर रहे हैं उस दौरान आप भी अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, और मैं भी अगर एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ अपना कि मुझे भी किस किस को कितना कितना देना है और किस किस से कितना कितना लेना है, तो वो बिजनेस के दौरान बिजनेस के बीच में जो लिखे गए जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिलीवेंट होंगे। अगर मैंने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ था, मतलब मुझे ये नहीं मालूम था तब तक कि भविष्य में मुझे कोई केस पड़ जाएगा, उससे पहले ही मैंने अपनी डायरी में कुछ लिख रखा था जो अपना रेगुलर रूटीन में मैं लिखता था कि उससे इतने लेने हैं, उससे इतने देने हैं, तब तक कोई केस शुरू नहीं हुआ था, तब तक आपने मेरे ऊपर केस नहीं डाला था। तो उस दौरान जो जो मैंने लिखा था रिकॉर्ड में, और आपने भी लिखा होगा अपने पास, तो इन दोनों डायरीज में से कोई भी एक डायरी कोर्ट में पहुंच जाए और उसमें ये चीज है कि हाँ भाई मैंने पहले ही मान लिया था कि मुझे 5,000 रुपये आपको देने हैं, तो वो रिलीवेंट कहलाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग सही थे। बिजनेस के दौरान एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलीवेंट, तो किसी बिजनेस के दौरान भी कोई भी अगर एविडेंस बनते हैं तो वो रिलीवेंट होंगे। उस दौरान अगर मैं कोई एडमिशन कर लेता हूँ तो वो मेरा एक एडमिशन होगा, जो मैंने अपनी रिकॉर्ड में अपनी डायरी में जो मैंने लिख रखा हुआ है कि मुझे आपको 5,000 रुपये देने हैं, तो मैंने अपने अकाउंट में कर रखा -5,000 रुपीज टू आदेश जी। ठीक है, तो उस केस में वो एडमिशन माना जाएगा, मेरा एडमिशन है, और वो एक रिलीवेंट एविडेंस बन जाएगा कि मैं पहले ही मान चुका था कि भाई मुझे देने थे, और अब मैं आके कोर्ट में आके पलट गया, तो मेरे ही खिलाफ वो मेरी ही डायरी बन जाएगी एविडेंस ऐसे केसेस में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। धारित्री मैम, हेलो धारित्री मैम, यस माइक सर। खोलिए जरा। मैम समझ में आया आपको ये वाला यस सेक्शन? सर। यस सर। मैम जरा कोशिश करेंगे आप समझाने का दोबारा। सर बिजनेस मैटर है, बिजनेस मैटर में जो भी हम लिख देते हैं कि कोई भी प्रॉमिस करते हैं वो रिलेवेंट होता है, और ऐसे कैसे कुछ भी हम जो फ्रेंड सर्कल में कोई हमारे फैमिली में कुछ हम देना चाहते हैं वो नहीं देंगे, तो ये कोई एविडेंस नहीं है, ये हम कोर्ट में एक केस को नहीं लेकर जाते हैं। हाँ जी ठीक है। तो मैम मतलब कहने का मतलब ये है इस सेक्शन का, मैम माइक बंद कर लीजिए अपना।
इस सेक्शन का कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस आप कोई भी रिकॉर्ड करते हैं तो वो वैलिड या रिलीवेंट एविडेंस हो जाएगा, लेकिन आप किसी प्लेन पेपर पे अगर यूं ही किसी को लिख के दे देते हैं तो वो सिर्फ आप दोनों के बीच की बात है, उसको आप प्रूव नहीं कर सकते लीगली। लेकिन उसी चीज को अगर मैं एक स्टैम्प पेपर पे बाकायदा लिख के 2 विटनेसेस के साइन करा के और नोटरी से अटैच करा के या फिर एक एग्रीमेंट बनाकर अगर वो लिखकर मैं दूं, एग्रीमेंट बनाकर दूं रिटन में स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के, विटनेस के साइन करवा के, अपने भी साइन करूं और जिसको देने हो उसके भी साइन हो जाए, तो वो भी वैलिड है। लेकिन सिंपल एक प्लेन पेपर पे मैंने आपको लिख के दे दिया पूरा, मैंने कि मैं हूँ ये और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि ये, और वो कितनी भी आपने लीगल लैंग्वेज लिख दी उसमें, हिंदी में इंग्लिश में, लेकिन वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक प्लेन पेपर पे। ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए सेक्शन पढ़ते हैं। When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. कोई भी बिजनेस, अपने बिजनेस के दौरान कोई भी एक्ट किया गया जिसको सबूत बना के कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसको रिलीवेंट फैक्ट माना जाएगा और वो रिलीवेंट फैक्ट प्रूव कर देगा आपके फैक्ट इन इशू को, जो मेन क्वेश्चन है कोर्ट में। चलिए, इलस्ट्रेशन तो सिंपल है, मैंने बता ही दिया आपको। अब यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सेक्शन 17 एडमिशन। एडमिशन की डेफिनेशन है सेक्शन 17 में। एडमिशन क्या होता है? एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है एडमिशन, और एक क्रिमिनल में होता है कन्फेशन। तो तीनों में डिफरेंशिएट करने को आ जाता है कि भाई बताओ एडमिशन, कन्फेशन और एक स्टेटमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, तो चलिए एडमिशन पढ़ते हैं अभी, और जब सीआरपीसी कभी पढ़ेंगे फ्यूचर में तो खैर आगे भी आएगा, इसी में आएगा, आगे पढ़ते हैं कन्फेशन वगैरह। एडमिशन क्या होता है? An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons under the circumstances hereinafter mentioned. ठीक है, कहने का मतलब कोई भी ऐसी बात जो या तो बोल के कही गई, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या बोलकर कहा गया हो या लिख के कहा गया हो। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज करा है डॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट्री में जरूरी नहीं है कि एक पेपर पे लिख के किया गया हो, आपकी एक्ट से भी वो एडमिशन माना जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा हमने पढ़ा था, जब डेफिनेशन पढ़ी थी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो उसमें बताया गया था कि कोई भी थिंग, कोई भी ऐसी चीज जिस पे कुछ लिखा हो, कोई मार्क हो, कुछ छपा हो, या उसकी फोटोकॉपी हो, या उसके फोटोज हो, प्रिंट आउट्स हो, कार्बन कॉपी हो, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, बॉडीली मतलब फिजिकल एक्टिविटीज जो आप एक्ट कर रहे हैं। आप कभी कभी क्या होता है, आपने बिना बोले भी कुछ एक्ट्स होते हैं जिनको एडमिशन माना जाता है, अभी शायद इसी में आएगा आगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या तो बोलकर या कुछ कर या कुछ लिख कर आपने एडमिट कर लिया, आपने मानी है किसी फैक्ट के होने या ना होने के बारे में, आपने एडमिट करा है किसी फैक्ट का होना या ना होना। एडमिट कैसे किया है? या तो बोल के किया है, या लिख कर किया है, या आपने फिजिकल एक्ट से किया है। ठीक है, जरा पढ़ते हैं कैसे इसमें बोला है, हेयर एंड आफ्टर मेंशन। ये आपके बुक में लिख रहा है क्या, या इसी पीडीएफ में लिख रहा है? चलिए, कमेंट है इसमें, एडमिशन इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट। ठीक है, ये इसमें है, बेरक में है, कमेंट है, एडमिशन इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट। सब्सटेंटिव एविडेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंटिव एविडेंस उन्हें कहते हैं जिन एविडेंस की कुछ इंपॉर्टेंस हो, कुछ वैल्यू हो, उन्हें कहते हैं सब्सटेंटिव एविडेंस। तो एडमिशन भी एक सब्सटेंटिव एविडेंस होता है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए।
ठीक है, एडमिशन आप कर रहे हैं किसी फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए। तो हर एडमिशन एक सब्सटेंटिव एविडेंस होता है। अगर वो डायरेक्ट उसी मेन पार्टी के द्वारा किया गया हो तो और ज्यादा होता है। वो पार्टी खुद ही कह रही है अपने अपने खिलाफ कुछ, अगर एडमिशन ले रही है अपने खिलाफ, अगर ले रही है, ठीक है, अपने पक्ष में नहीं, अपने खिलाफ। देखते हैं कैसे। Admissibility is substantive evidence of the fact admitted, while a previous statement used to contradict a witness does not become substantive evidence and merely serves the purpose of throwing doubts on the veracity of the witness. अगर विटनेस ने पहले कुछ और एडमिट किया था कोर्ट में, कोर्ट के सामने ही, उसके बाद जब दोबारा उसको किसी बात पर बुलाया गया और क्लेरिफिकेशन के लिए तो वो कुछ और कह रहा है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो अपनी ही स्टेटमेंट्स को, तो उसके जो एडमिशंस हैं वो डाउटफुल हो जाएंगे, उसकी टेस्टिमनी भी डाउटफुल हो जाएगी। तो तब उस केस में उसके जो एविडेंस है वो जो सब्सटेंटिव मान रहे थे उसको सब्सटेंटिव नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ही एडमिशंस को, अपनी ही स्टेटमेंट्स को डाउटफुल कर लिया। ठीक है, चलिए, ये केस है आपका विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद। एविडेंशियरी वैल्यू कितनी होती है किसी भी एडमिशन की? एडमिशन इज बेस्ड एविडेंस अगेंस्ट द मीटर एंड इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। एविडेंस जो एडमिशंस होते हैं वो एक टाइप के एविडेंस होते हैं और उनको हम पता कर सकते हैं किसी भी पार्टी के कंडक्ट से, चाहे वो कंडक्ट कैसे भी कर रहा है, चाहे बोल के कर रहा है, लिख के कर रहा है या अपने फिजिकल एक्ट से कर रहा है। Admission implied by conduct is strong evidence against the maker, but he is at liberty to prove that such admission was mistaken or untrue. अच्छा, उसने कोई कंडक्ट कर दिया, कोई एडमिशन अगर उसने मान लिया, तो उसके बाद भी अगर वो उसको डिस्प्रूव करता है कि भाई वो मुझसे गलती से हो गया था पहले वाला, तो वो उसी को डाउटफुल बना देगा, उसी के केस को, उसी के पहले वाले एडमिशन को वो डाउटफुल बना देगा। Section 18. एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अब आती है मेन बात, आती है एडमिशन। मैंने बोला था जब डायरेक्ट पार्टी करते हैं तब वो अलग केसेस हो जाते हैं। कैसे? जब डायरेक्ट उन्हीं पार्टी के द्वारा होता है जिन पार्टियों के बीच में वो मेन केस चल रहा है। अब उन्हीं के द्वारा अगर कोई एडमिशन होता है तो उसकी कितनी वैल्यू रहती है कोर्ट में? Statements made by a party to the proceeding or by an agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions. तो अगर किसी पार्टी के द्वारा एडमिशन कब माना जाएगा और क्या उनका एजेंट एडमिट कर सकता है? किसी पार्टी का, किसी मेन पार्टी का एजेंट एडमिट कर सकता है कि नहीं? तो ये सेक्शन हमें परमिशन देता है कि कोई भी पार्टी अगर कुछ कह रही है तो उसको एडमिशन माना जाएगा, और अगर उस पार्टी ने कोर्ट में परमिशन दी है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज किया है, मतलब कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हमारी पैरवी ये इंसान करेंगे, ये पर्सन हमारी पैरवी करेगा, तो वो जो पर्सन है वो उस पार्टी का एजेंट होता है। सपोज क्या होता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी का जो मालिक है उसके खिलाफ केस पड़ा है, उस कंपनी के खिलाफ केस पड़ा है, ठीक है, तो उस कंपनी का एजेंट कौन होगा? जो उस कंपनी का लॉयर होगा, ठीक है, या वो कंपनी एक इंसान को अपॉइंट कर लेगी कि आप सारे केसेस देखेंगे या फिर आप वो पर्टिकुलर केस देखेंगे। तो भाई हर केस पे कोई कंपनी का मालिक थोड़ी ना जाएगा, हर केस में, हर कोर्ट में। अब मान लो पूरे नेशनल लेवल पे कंपनी है, पूरे इंडिया में एक कंपनी है, तो वही मालिक कहाँ जाएगा? तो मालिक हर जगह पे वहाँ पे लोकल या कोई भी एक पर्सन को अपॉइंट कर देता है एज अ एजेंट कि आप जाएंगे, और वो कोर्ट के सामने ये बात स्वीकार कर लेता है, कोर्ट को परमिशन दे देता है कि सर ये मेरा एजेंट है, मैं इसको अपॉइंट कर दिया है मैंने यहाँ के लिए, और जो भी ये बोलेगा वो ये माना जाए कि ये बात हम बोल रहे हैं, जो भी ये एडमिशन देगा, एडमिट करेगा, वो माना ये जाएगा कि हम एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपनी का एजेंट। और अगर इसमें लिखा है साफ साफ कि अगर वो भी कोई चीज़ एडमिट कर रहा है तो उसको भी यही माना जाएगा कि वो कंपनी एडमिट कर रही है, और जो भी वो स्टेटमेंट्स देता है उन सबको एडमिशन माना जाएगा। बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। चलिए,
रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ये होता है कि सपोज एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। अब मान लीजिए जो वादी है उसने 5-6 लोगों के खिलाफ केस डाल दिया है। अब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं ये सिविल केस आ गया अपने आप ही। 5-6 लोगों के खिलाफ एक सिविल का सूट फाइल कर दिया है किसी प्लेंटिफ ने, ठीक है। अब वो 5-6 जो डिफेंडेंट है वो एक ही फैमिली के सब मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ बेटे, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें हर कोई तो जाएगा नहीं कोर्ट पे, वही 5-6 मेंबर्स हैं, सबके सब तो आएंगे नहीं हर तारीख पे कोर्ट पे, ठीक है। तो वो लोग क्या होंगे, उनमें से कोई एक आएगा, सबको रिप्रेजेंट करेगा वहां पे। तो वो जो एक होगा, वो जो सूट होगा वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का होगा। वो जब भी कोर्ट में आएगा तो अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो जो उसमें पार्टी बन चुके हैं, उन सबके साइन करा के एक एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट कर देगा कि सर उनकी तरफ से मैं अकेला पैरवी करूंगा इस केस में, हर बार अटेंडेंस लगाऊंगा मैं उन सब की तरफ से। तो इसको बोलते हैं बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो इस केस में एडमिशन कब माना जाएगा? Statements made by parties to suit suing or sued in a representative character are not admissions unless they were made while the party making them held that character. तो जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसमें जब तक कि उसको परमिशन नहीं मिलेगी, वो रिटर्न में सब लोग लिख के नहीं दे देंगे कि यही हम सबको ये रिप्रेजेंट करेगा, तब तक उसके एडमिशंस को नहीं माना जाएगा, उन सबके एडमिशंस को। सेम चीज होगी प्लेंटिफ के साथ भी यही होगा। अगर प्लेंटिफ एजेंट है या रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का सूट है तो उन सब की परमिशन ला के पहले कोर्ट को देनी पड़ेगी कि मैं ही इन सबको रिप्रेजेंट करूंगा या फिर मैं ही इन सबका एजेंट हूँ, और जो मैं एडमिट करूंगा वो हम सब की तरफ से एडमिशन माना जाएगा। इसमें लिखा हुआ बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, इसका कहने का मतलब है जो मेन पार्टी होती है वो, या फिर बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट ड्राइव, जिससे वो इंटरेस्ट मिला, मतलब जिसने एजेंट बनाया या फिर जो उसे रिप्रेजेंटेटिव सूट में अपॉइंट कर रहे हैं, वो सब का एडमिशन वो कर सकता है। 19 ठीक है। सेक्शन 19 एडमिशंस बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये जो दिखता है वो इसमें है नहीं, और जो नहीं है वो जो नहीं दिख रहा है वो है इसमें। कैसे चले पढ़ते हैं। बोल ये रहा है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट। कोई ऐसा इंसान जिसका जिसका उस सूट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो पार्टी है उस सूट में उसके वो अगेंस्ट है, और वो कोई अगर एडमिशन कर रहा है तो वो माना जाएगा। कैसे? स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज against any party to the suit are admissions if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against the maid if they are made, क्या कुछ गलत लिखा है क्या, are made whilst the person making them occupies such position or is subject of such liability। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा इससे। A undertakes to collect the rent for B। ए को लाया गया बी से रेंट कलेक्ट करने के लिए। बी sues A for not collecting rent from C। चलिए मैं इसको वैसे समझा दे रहा हूँ आपको। इस एग्जांपल में बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए ए ने बी को बोला था कि ए को बोला गया था कि आप बी से रेंट कलेक्ट करिए। हेलो, साउंड आ रही है मेरी? यस सर आ रही है।
ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं हम लोग, मैं हूँ, राजेश जी हैं और मनीष जी हैं। ठीक है, मैंने राजेश जी से कहा था कि मनीष जी से रेंट कलेक्ट कर लीजिए, और राजेश जी ने कलेक्ट नहीं करा मनीष जी से रेंट। मनीष जी मेरे घर पे किराए पे रहते थे, और मैंने राजेश जी को अपॉइंट कर लिया था कि आप मनीष जी से जाके रेंट कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, राजेश जी ने रेंट कलेक्ट नहीं करा। अब राजेश जी के खिलाफ मैंने केस दायर कर दिया कोर्ट में कि इन्होंने, मैंने जिस काम के लिए इनको रखा था, इन्होंने मेरा काम नहीं करा। तो राजेश जी कहेंगे नहीं, मैंने तो रेंट कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, मैंने राजेश जी के खिलाफ केस करा कि मैंने इनको रेंट कलेक्ट करने का काम दिया था, मैंने इन्हें कुछ काम दिया था और इन्होंने नहीं किया। राजेश जी के खिलाफ मैंने केस कर दिया। अब इसी में कोर्ट में अगर मैं विटनेस के रूप में अगर मनीष जी को बुलाऊं, थर्ड पार्टी, सपोज इन थर्ड पार्टी को बुलाऊं, मनीष जी को जो कि मेरे यहाँ रेंट पे है, मेरे टेनेंट हैं, इनको मैं बुलाऊं कोर्ट में, और ये कोर्ट में कहते हैं कि हाँ भाई इन्होंने नहीं कलेक्ट किया था, तो मनीष जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने ही अगेंस्ट, जबकि ये पार्टी नहीं है केस में, लेकिन फिर भी अपने अगेंस्ट गवाही दे रहे हैं कि हाँ सर इन्होंने कलेक्ट नहीं करा अभी तक मुझसे रेंट, तो मैं केस जीत जाऊंगा। तो यही बात ये बोलना चाह रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी पार्टी जो अपने ही खिलाफ आके कोर्ट में बोल दे और वो पार्टी ना हो उस सूट में, तो ऐसे केसेस में भी वो जो एडमिशंस हैं वो रिलीवेंट माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा घुमा हुआ है, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज रह जाएंगे इसमें आप। मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी। हेलो, कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? ये लाइट खोल के बता दीजिए। हाँ सर, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। एक मिनट में बताता हूँ, मेरा पेज ही गायब हो गया। सर मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। हाँ सर बताइए। हाँ सर, जैसे एग्जांपल या इलिस्ट्रेशन के उठा लेते, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए ने अंडरटेकिंग ली कि वो रेंट कलेक्ट करने के लिए बी के लिए, और उसके बाद जो जो बेसिकली जो जिससे रेंट कलेक्ट करना है, सपोज वो है सी ए, तो बी ने ए को शू कर दिया, बी ने ए को शू कर दिया नॉट कलेक्टिंग फॉर द रेंट फॉर बी। मतलब बी ने ए के बी के लिए ए ने रेंट कलेक्ट नहीं किया है सी से, इसके लिए शू कर दिया था ए ने बी को। उसके बाद जब कोर्ट में केस चला, तब सी ने आके वहां से एविडेंस या गवाही दी कि इसने मेरे से रेंट कलेक्ट ही नहीं किया, और जबकि एक क्लेम करता है जिसने अंडरटेकिंग ली थी रेंट कलेक्ट करने की, वो बोलता है कि मैंने रेंट कलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, जबकि सी ने आके गवाही दी कोर्ट में कि भाई इसने मेरे से रेंट कलेक्ट ही नहीं किया। तो यहाँ से वो खुद के अगेंस्ट, जो पार्टी है सी, वो खुद के अगेंस्ट बोल रही है ना कि हाँ मैंने रेंट नहीं दिया है, तो ये रिलेवेंट फैक्ट होगा, स्टेटमेंट दे दिया, एडमिट कर रही है स्टेटमेंट, तो रिलेवेंट होगा ये। हाँ जी बिल्कुल सही। और किसी को डाउट हो बताइए। मैम क्लियर हुआ कि आपको, या दोबारा बताऊं? ठीक है सर। मैम अगर क्लियर ना हो तो मैं मतलब और सिंपल एग्जांपल लेके बता सकता हूँ आपको, मैं वही ढूंढ रहा था अभी, कहाँ है। हो गया मैम क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पढ़ती हूँ, 2-3 बार पढ़ने से शायद हो जाएगा। चलिए मैं एक बार बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप मेरे घर पे रेंट पे रहती हैं, ठीक है? हेलो, अच्छा ठीक है मैम, मान लीजिए कि आप मेरे घर, हाँ जी हाँ जी, मान लीजिए कि आप मेरे घर पे रहती हैं रेंट पे। मेरा घर है कोलकाता में, मेरा एक घर है, और मेरे यहाँ वहाँ पे रेंट पे रहती हैं। मैं रहता हूँ यहाँ पे, मैं रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है? माइक मैम बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए।
आप, मेरा एक घर है कोलकाता में और मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में, तो मैंने कोलकाता का घर जो है, एक एजेंट को मैंने वहीं पे एक एजेंट बना रखा है, उसको मैंने कह रखा है कि भाई तुम्हें ना जो किसी को रेंट पे रखना और वहाँ जिसको भी रेंट पे रखो, मेरे लिए वहां से रेंट कलेक्ट करते रहना वहीं का वहीं, और जब भी मैं आऊंगा साल 2 साल में एक आध बार, तो मैं आपसे ले लिया करूंगा सारा रेंट। ठीक है। तो उस जो मेरा एजेंट था उसने आपको रेंट पे रखा वहां पे। ठीक है। और मैं जब 1-2 साल बाद वहां पे गया, और मुझे मालूम था कि 1 साल से आप रह रही हैं मेरे यहाँ, तो मैं जब वहां पे रेंट लेने गया तो उसने मुझे कह दिया, उसने मतलब मुझे मना कर दिया कि भाई मैंने रेंट नहीं लिया है। तो मैंने कहा क्यों नहीं लिया? कि अरे नहीं, वो मेरे रिलेटिव हैं, ये हैं वो है, तो मैंने रेंट नहीं लिया। तो इस चक्कर में जो मेरा एजेंट था वो अपने एक रिश्तेदार को रख लिया, या मतलब ये कह लो आप उनके रिश्तेदार हो, आपको रख लिया उसने घर पे, मेरे घर पे रखा, जबकि मुझे रेंट चाहिए था मेरे यहाँ जो भी रहेगा। तो उसने रेंट लिया ही नहीं था आपसे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एजेंट के खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में। अब भाई ये चीज़ साबित कैसे होगी? और ऐसा कोई सेक्शन भी नहीं है हमारे पास इस सेक्शन के अलावा जो चीज़ साबित कर सके कि अगर ये एक सिविल सूट है ना, सिविल सूट है। सिविल सूट में कोई बाहर की पार्टी गवाही नहीं दे सकती, वो उसमें विटनेस नहीं बन सकती बाहर की पार्टी। ठीक है। तो मतलब आसानी से नहीं बनती, कुछ केसेस होते हैं उसके भी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बाहर की पार्टी हो गई, आप तो मेरे टेनेंट हो, आपसे मतलब थोड़ी ना, मैंने तो खाली उसके खिलाफ केस किया है। तो लेकिन इसमें हुआ क्या कि आप इस सेक्शन की वजह से आप गवाही दे सकती हो। आप कोर्ट में आ गई और आपने सच सच बता दिया कि हाँ सर इन्होंने रेंट मुझसे नहीं लिया, और जबकि कोर्ट में आके तो उसने बोल दिया था कि नहीं नहीं रेंट मुझे मिल रहा था और मैंने इनको भी दे रहा था। मैं, एजेंट मेरा कोर्ट में कह रहा है कि मुझे मिल भी रहा था और मैंने आपको दे भी रहा था मैं तो रेंट। ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने रेंट नहीं लिया और इनको नहीं दिया है। तो आपकी गवाही इस सेक्शन में आ जाएगी, एविडेंस बन जाएगी, आपके स्टेटमेंट्स, एडमिशंस बन जाएंगे मेरे एजेंट के खिलाफ और मेरे फेवर में। आगे समझ में आप? हाँ सर ठीक है, समझ गई। है ना? और यहाँ पे एक बात बोली गई है, अगेंस्ट ए, अगेंस्ट ए, मतलब कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दे रही हैं एक तरीके से। आप ये भी तो देखिए, जी सर। है ना? अगर आपने आपने ईमानदारी दिखाई तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर भी आप चाहती तो बचा सकती थी कि नहीं नहीं मैंने तो दे दिए थे, लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप अपने भी अगेंस्ट गवाही दे रही हैं। चलिए अगला सेक्शन, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions. कैसे? The question is, एक क्वेश्चन है कि whether a horse sold by A to B is sound. ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि A says to B go and ask C. B A एक घोड़ा बेच रहा था, अपना एक हॉर्स बेच रहा था B को, B खरीद रहा था। तो बी ने पूछा ए से कि भाई ये बताओ, घोड़ा तो मैं खरीद रहा हूँ आपसे, हॉर्स तो मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन क्या ये बोलता भी है? ये गूंगा बहरा तो नहीं है कहीं ये? मैं अगर इसको कोई कमांड दूं तो ये सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा? या फिर इसको ऐसे कह सकता हूँ, क्या घोड़ा पागल तो नहीं हो जाता बार बार, जरा ऐसी बात पे बितकता तो नहीं है, परेशान तो नहीं करता? तो ये बात बी ने पूछी ए से। तो इस बात का जवाब देने के लिए ए कहता है कि गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, सीज स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। तो ए कहता है बी से कि जाओ, ये बात तो आप जाके सी से पूछ सकते हो क्योंकि सी को इसके बारे में सब कुछ पता है। तो इस केस में जो भी बात सी कहेगा वो एडमिशन होगी, वो मानी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, एडमिशन बाय पर्संस एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। तो अगर मान लो ए ने बी के खिलाफ अगर केस कर दिया है, तो ए ने जब ये चीज बोल दी थी कि भाई मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से सी जो भी जवाब देगा इस बात का वो माना जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं, ना मैं हाँ कर रहा हूं ना ही मैं ना कर रहा हूं, लेकिन मेरी तरफ से मैं सामने वाले को परमिट कर रहा हूं, एक थर्ड पर्सन को, कि ये थर्ड पर्सन जो भी सवाल का जवाब देगा वो मुझे मंजूर होगा, उसको मैं मान लूंगा। तो उसको कहते हैं एडमिशन बाय पर्संस एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट। जो पार्टी सूट में है उनमें से
किसी भी पार्टी ने अगर किसी पर्सनल के लिए एक्सप्रेसली रिफर्ड किया है कि जाके उससे पूछ लो आप, तो वो थर्ड पर्सन जो भी बात स्टेटमेंट देगा वो एडमिशन माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई? एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट्स। चलिए अगला है सेक्शन हमारा 21। ये सेक्शन 55 तक है जो खाली फैक्ट्स, रिलीवेंट फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। इसी में ये सब एडमिशंस भी फैक्ट्स होते हैं, रिलीवेंट होते हैं, कब नहीं होते, ये इस वक्त पढ़ रहे हैं हम लोग। ये सेक्शन 55 तक है, सब इसी टाइप के सेक्शन है। और सारे सेक्शंस आपस में अगर नहीं पढ़ेंगे आप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को, इसलिए एक एक सेक्शन को 10-10 बार पढ़ना है कम से कम, और हर सेक्शन को याद करना है कि कौन से नंबर पे कौन सी बात कही गई है और वो दूसरे सेक्शन से कैसे अलग है। अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर आप उन सबका फर्क नहीं समझेंगे हर सेक्शन का, तो सब मिक्स हो जाएगा माइंड के अंदर और कंफ्यूजन क्रिएट होगी जब इसी पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे एमसीक्यू आपके पास एग्जाम में आएंगे। हल्का हल्का सा फर्क है, सब एक दूसरे से अलग है। क्या फर्क है ये आपको समझना है हर सेक्शन में। हर सेक्शन अपनी ही बात कहता है, हर सेक्शन का एविडेंस देने का अपना ही एक तरीका है। उस सिचुएशन में उसी तरीके से आप एविडेंस दे सकते हैं जिस तरीके से सेक्शन में बताया गया। सेक्शन 21, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। तब क्या होगा जब पर्सन जो एडमिशन दे रहा है वो उसी के अपने ही खिलाफ एडमिशन दे रहा है। और चलिए, admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except the following cases। टाटू जी क्या मतलब है इसका? हेलो टाटू जी। हाँ सर। सर समझा पाएंगे ये वाला सेक्शन? सर कोशिश करता हूँ। सर मैं जरा पानी पी लूं, क्या है सर? मैं जरा मतलब पानी पी लूं, जरा 2 मिनट आप समझा दीजिए, कोशिश करिए। जी सर। या कोई और ऐसा है जो जिसे समझ में आ रहा है ये सेक्शन? या एक मिनट को मैं समझाता हूँ। साहू जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? राजेश कुमार जी सर? सर हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? 21 सेक्शन है ना, हाँ जी। प्रूफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग ऑफ देम एंड बाय ऑन देयर बिहाफ। थोड़ा सब लोग जोर लगाइए अपने अपने दिमागों पे भाई, तभी तो चलेगा, है ना? नहीं तो सुन्न हो जाता है। नहीं मैं तो बता दूं, मैं तो बता दूंगा। ऑब्वियसली आई विल। सर एक्चुअली उसी सेक्शन में मतलब हमारा जो लाइक रिलीवेंट को कैसे हम प्रूव करना पड़ेगा? रिलीवेंट प्रूफ करेगा मतलब अगेंस्ट अ पर्सन हु इज मेकिंग ऑफ देम एक्चुअली। सपोज लाइक हाउ टू प्रूव दैट लाइक। चलिए ठीक है, मैं समझाता हूँ। सर मैं कोशिश करता हूँ एक बार। सर ये सेक्शन कहना चाहता है कि यदि कोई असमर्थ है
यदि वो जानता है रिलेवेंट फैक्ट ये है बट वो असमर्थ है बोलने में या उसको समझाने में, तो नहीं किसी को नहीं बिहाफ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है ये। जितना आप सोच रहे हैं ये उससे भी ज्यादा सिंपल बात कह रहा है। ये इतनी सिंपल बात कह रहा है जो हम अपनी डेली रूटीन में अक्सर हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, आप माइक बंद कर लीजिए अपना। साहू जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ, ये एक सिंपल सी बात कह रहा है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। तब क्या होगा जब कोई पार्टी या फिर कोई पर्सन कोई एडमिशन ले रही है और वो उसके फेवर में है। ठीक है, अच्छा, उसकी अगर अगेंस्ट है कोई एडमिशन, जो पार्टी एडमिशन कर रही है उसी के अगेंस्ट जा रहा है अगर वो एडमिशन, तब क्या होगा? एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। और तब क्या होगा जब वो पार्टी है जो एडमिशन कर रही है उसके फेवर में जा रहा है। दो केसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लिखा है एडमिशंस आर रिलीवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। जो जो एडमिशंस, अगर कोई पार्टी है अगर वो एडमिशन कर रही है और वो एडमिशन उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसको तो हम एडमिशन प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई ये अपने खिलाफ थोड़ी ना बोले, खिलाफ बोल रहा है, जो सच ही बोल रहा होगा। लेकिन एक बार के चांसेस हैं कि अगर कोई पार्टी ऐसा एडमिशन कर रही है जो उसके फेवर में जा रहा है, तो वो डाउटफुल हो जाता है। उसको आपको फर्दर प्रूफ करना पड़ेगा बाय सम अदर रिलेवेंट फैक्ट्स। बात समझ में आई? अगर मैं कोई ऐसी बात बोलूंगा जिससे मुझे फायदा हो रहा होगा और सबको दिख रहा है कि भाई ये तो अपने फायदे की बात बोल रहा है, तो मेरे पे हो सकता है हर कोई विश्वास ना करे। लेकिन मैं कोई ऐसी बात बोलूं जिससे मुझे फायदा ना हो रहा हो, उल्टा नुकसान हो रहा हो, तो सामने वाला यकीन कर सकता है कि भाई अपने नुकसान थोड़ी करवाएगा, ये हो सकता है सच ही कह रहा हो ये। तो ऐसा ही होता है कोर्ट में। जब कोई पार्टी सामने वाले पार्टी की जो आप पे इल्जाम लगा रही है, अगर आप उसकी बात को एडमिट कर लेते हैं कि हाँ सर मैंने ऐसा किया था, तो ये मतलब आपका एडमिशन माना जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सामने वाला पार्टी ने आप पे इल्जाम लगाया कि आपने मर्डर किया था और आप कहते हैं नहीं नहीं सर मैंने नहीं किया था, तो आपको प्रूव करना होगा। और सामने वाला कहता है कि नहीं आपने मर्डर किया था और आप एडमिट कर लें कि हाँ सर ये बात सही है कि मैंने मर्डर किया था, ये मैंने स्टेटमेंट दे दी, ये मेरा एडमिशन हो गया, साथ में आप तो ये मेरा कन्फेशन भी बन गया, अगर मैं क्रिमिनल लैंग्वेज में बोलूँ तो। बात समझ में आई? तो अगर कोई भी पार्टी ऐसा एडमिशन देती है जो उसके खिलाफ जा रहा हो तो वो रिलीवेंट है। एडमिशंस आर रिलीवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। कोई भी ऐसा एडमिशन जो किसी पार्टी के खिलाफ है, जो एडमिशन करने वाली पार्टी के खिलाफ है, वो उसके खिलाफ रिलीवेंट है, वो एडमिशन रिलीवेंट माना जाएगा और वो प्रूव्ड माना जाएगा कि भाई इसने तो खुद ही मान लिया, अब तो ये बात तो साबित हो चुकी है। लेकिन वो केस डाउटफुल हो जाता है जब वो अपने फेवर में कोई एडमिशन ले रहा हो। अब 100 का नोट किसी को पड़ा हुआ मिला, कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको इसको प्रैक्टिकली मत लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए। एक 100 रुपए का नोट किसी को पड़ा मिला, एक बोल रहा है कि मुझे मिला था, एक बोल रहा है मुझे, एक बोल रहा है मेरा है और एक बोल रहा है मेरा है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, फैसला हो रहा है कि भाई किसका ये 100 रुपए का नोट आखिर है किसका इन दोनों में से। तो दोनों अगर ये बोलेंगे कि भाई मेरा है मेरा है मेरा है, तो ये चीज रिलीवेंट नहीं होगी। आपको फर्दर इसको साबित करना होगा, इस चीज को, इस फैक्ट को कि ये मेरा है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक ये कह दे ना कि नहीं सर ये मेरा नहीं है, तो इसको हम रिलीवेंट मानेंगे और प्रूव्ड मान लेंगे कि हाँ भाई साबित हो गया, इनमें से एक ने मना कर दिया, एक ने एडमिट कर लिया अपने खिलाफ कि ये इसका नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये दूसरे वाले का ही होगा फिर तो। ठीक है ना? तो जो अपने अगेंस्ट अगर कोई एडमिशन दे रहा है तो वो रिलीवेंट है, लेकिन अपने फेवर में अगर कोई एडमिशन कर रहा है तो वो रिलेवेंट उसको नहीं मानेंगे जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए फर्दर, और किसी दूसरे एविडेंसेस की हेल्प से, किसी फैक्ट, रिलीवेंट फैक्ट की हेल्प से। आगे सबको समझ में? चलिए, सेक्शन 22, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट। ये क्वेश्चन था कि भाई ओरल एविडेंस के बारे में मतलब डॉक्यूमेंट्स
देखिए वैसे क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो प्राइमरी एविडेंस मानते हैं उसको, और उसको फर्दर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है अगर डॉक्यूमेंट सफिशिएंट हैं, प्राइमरी हैं, ओरिजिनल हैं, ठीक है। लेकिन ये 22 एक ऐसा केस है जिसमें ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी आपको ओरल एडमिशंस के साथ में प्रूव करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं सपोर्टिव एविडेंस, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस को प्रूव करने के लिए एक सपोर्ट में एक और एविडेंस लेके आना पड़ता है। तो यही बात कही गई है 22 में, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट। Oral admissions as to the contents of a documents are not relevant unless and until the party proposing them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question। अपने आप में डॉक्यूमेंट आ गया सफिशिएंट है, उसके साथ में कोई ओरल एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। ओरल एविडेंस किस बारे में कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो बातें हैं, या इस डॉक्यूमेंट जो जो हमें सेंस बता रहा है, जो साबित कर रहा है ये चीज़ डॉक्यूमेंट, वो सब सही है। वो तब तक साबित करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि या तो कोई वो डॉक्यूमेंट की ही ऊपर कोई उंगली उठाए कि ये डॉक्यूमेंट ही नकली है आपका। अपोजिट पार्टी वाला कहे भाई ये डॉक्यूमेंट ही नकली है, तो उसके लिए आपको एक सपोर्टिव एविडेंस लाना पड़ेगा जो ये साबित कर रहा हो कि ये डॉक्यूमेंट असली है। और अगर ये साबित हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट असली है तो वो डॉक्यूमेंट एक रिलीवेंट फैक्ट बन जाएगा अपने आप में, और वो रिलीवेंट फैक्ट आपका फैक्ट इन इशू को सपोर्ट कर देगा, आपके फेवर में कर देगा, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन बताई गई है। एक कंडीशन तो ये है कि वो जेन्युइन, उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे कोई क्वेश्चन ना उठा रहा हो, कोई ये ना कह रहा हो अपोजिट पार्टी का वकील कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट ही नकली है, आप पहले साबित कर दें कि डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल है। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है आगे कुछ दिए हुए सेक्शंस में जो कंडीशंस हैं तभी आप ओरल एविडेंस भी साथ में देंगे, ओरल एडमिशन साथ में देंगे किसी भी डॉक्यूमेंट की, और नहीं तो आपको कहीं भी देने की जरूरत नहीं है। ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलीवेंट, वो रिलीवेंट ही नहीं माना जाएगा, उनकी जरूरत ही नहीं है, रिलीवेंट ही नहीं होंगे वो। लेकिन कुछ केसेस में है जो केसेस अब आगे आने वाले हैं, और एक केस इसमें बता दिया कि जब उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी पे, जेन्युइननेस पे अगर किसी ने प्रश्न कर दिया तब आपको ओरल एविडेंस की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि 22A है हमारा, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलीवेंट। ये सेक्शन 2002 के अमेंडमेंट में शायद ये आया था। विनय सर आपके में लिखा हुआ है क्या, अमेंडमेंट कब हुआ था इसका 22A? हेलो विनय सर। एक सेकंड देखिए। हाँ देखिए जरा अमेंडमेंट कब। अभी अभी आया ना तो ज्वाइन किया। ओके ओके। और किसी के पास लिखा हुआ है क्या, किसी के BRH में लिखा हुआ है किसी? सर 17/10/2000 लिखा गया है मेरे बुक में। 2000 में है सर, यस सर, 2000 में। 17/10 और 17/10/2000 राइट। हाँ ठीक है। तो 17/10/2000 जिनके में नहीं लिखा वो लिख लीजिए अपने में, ये वाला सेक्शन कब आया था। ये उसमें आया था ना वो साइबर सिक्योरिटी का जो एक्ट निकाला था 2000 में। यस क्या नाम था सर। उस एक्ट का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हाँ 2000। हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो 2000 में आया था मेरे ख्याल से, तभी उसी के साथ में इसी का अमेंडमेंट कर दिया उसी टाइम पे। मैं समझ रहा था उसके 2 साल बाद इसमें डाला गया होगा 2002 में, ऐसे याद कर रखा था मैंने। चलिए खैर, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलीवेंट। अब भैया पहले तो चलते थे आपके चिट्ठी पत्र, लेटर्स, मैसेजेस, सब चिट्ठियों में रिटन में होता था, डाकिया जाता था, कोरियर जाता था, पार्सल जाता था। लेकिन अब क्या है, ज़माना बदल गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो रहा है, अब सब ईमेल चलते हैं। मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल ईमेल चलते हैं अब। तो ऑफिशियली जितनी भी कंपनीज होंगी, आप जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको वो ये नहीं कहेगा कि मुझे व्हाट्सएप से अपना रिज्यूम भेज देना, कोई नहीं कहेगा ऐसा, कोई कंपनी वाला नहीं कहेगा, हमेशा मेल पे भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेल को एक ऑफिशियली क्या बोलते हैं उसको, वैलिड
एक सर्वर मानते हैं उसको, जो गूगल जीमेल है, नेशनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है वो। तो इसलिए अगर आजकल जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप जो लेटर्स जो अगर हार्ड कॉपी पहले करते थे, अब जो सॉफ्ट कॉपीज में जो रिकॉर्ड्स आप भेजते हैं वो जीमेल के थ्रू भेजते हैं आप, ठीक है। तो उसी मेल के थ्रू या उस टाइप से कुछ भी जो जो उसमें परमिसिबल हो कोर्ट में लीगल, तो जो जो परमिसिबल है, अगर वहाँ पे आपने कोई एडमिशन, कोई स्टेटमेंट्स आपने किसी को सेंड करी हैं या आपके पास कोई रिकॉर्ड में है, तो वो भी अब रेलिवेंट मानी जाएंगी, ठीक है। या आपने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को भेजा, ठीक है, या कैमरे पे किसी का बयान रिकॉर्ड हो गया। When oral admissions as to the contents of electronic records are relevant, oral admissions as to the contents of electronic record are not relevant unless the genuineness of the electronic record produced is in question. वो वैसे तो माना जाएगा, लेकिन वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसकी जेन्युइननेस अगर क्वेश्चन में आ गई कि भाई ये सही, ये वीडियो फेक है, सपोज ये वीडियो फेक है, तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद ही फिर उसको रिलीवेंट एविडेंस माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होगा। 2010 ठीक है। 23 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलीवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन कब रिलीवेंट होते हैं, कब माने जाते हैं? इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलीवेंट इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agree together that evidence of it should not be given। देखिए इसमें सब मना कर रहा है, सारा नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है। शुड नॉट बी गिवन इन सिविल केसेस, नो एडमिशन इज रिलीवेंट। इनकी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। वो ये कह रहा है कि किसी भी सिविल केसेस में कोई एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बात को मानने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि सामने वाली पार्टी आपको कहे ना कि भाई आप एडमिशन करो, इस पर आप बाकायदा लिख के दो हमको कि आप ये चीज़ मान रहे हो, ठीक है। और अगर दोनों पार्टीज की सहमति होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई नहीं कह रहा कि भाई हाँ आप भी इसको रिटर्न में लिख के दो जो आप बोल रहे हो, तब तक उसको एडमिशन देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि आपकी हर एक स्टेटमेंट एडमिशन बन जाती है, और अगर कोई एक्यूज है उसको कन्फेशन करना है तो वो कन्फेशन बन जाएगा, फिर वो स्टेटमेंट उसकी कन्फेशन बन जाएगी, ठीक है, अगर वो अपना गुनाह मान रहा है तो। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? कोई और किसी और लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहता है इसको पढ़ के? माइक नहीं खुल रहा? कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है इसको और किसी सेंस में? In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agree together that evidence of it should not be given। अगर दोनों पार्टी आपस में सहमत हो जाएं कि भाई इसका आपको एडमिट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इस टॉपिक पे तो कोई मुद्दा है ही नहीं, इस टॉपिक पे तो कोई बहस है ही नहीं, ये तो कोई इशू है ही नहीं, तो अगर एक ने मान लिया और एक ने एग्री कर लिया उस बात पे, तो किसी को एडमिशन देने की जरूरत ही नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर इशू पे। कहता है हमारा सेक्शन 23। 24 है हमारा कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अभी जो हमारा हुआ ना, जो ग्रुप है हमारा जे लॉ, उसमें इसी क्वेश्चन के ऊपर बहस हुई थी अभी पिछले हफ्ते, इसी सेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी सेक्शन के ऊपर था, और इसी सेक्शन पे फिर हम लोगों की बहस हो गई थी, एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की बात है। हाँ सर, मैं क्वेश्चन किया था सर, राजेश। हाँ अच्छा, आपने किया था? मैं सर नहीं आपने ग्रुप नहीं में किया मैं था, किया था सर आपको।
Yes, yes. Yes. अच्छा अच्छा Okay. ठीक है। तो Okay. उस टाइम पे मैं बाहर था और मैंने कहा था कि भाई मुझे अभी एग्जैक्टली सेक्शन याद नहीं है, पर मुझे 24 ही याद आया था ना, तो वो सही आया था, 24 है, यही सेक्शन था वो। ठीक है, जब आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी तो मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया था अपने आप में। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 24 कहता है कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कोई भी कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट क्या होता है? Inducement like सर कुछ actually like manipulate of mind कुछ कर देता है किसको, like हाँ, something manipulate कुछ of mind आपको आपसे। कुछ डरा के धमका के कुछ भी ऐसा करके कि जो आप Yes, नहीं yes, कहना yes. चाह रहे हैं वो आप कह दें, है ना? Yes, yes. तो Manipulate कन्फेशन कर मेड, देता है mind से। हाँ हाँ, a confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat, or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient, in the opinion of the court, to give the accused person's grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him. ठीक है, तो कब कब किसी भी कन्फेशन को इररिलेवेंट माना जाता है, यही क्वेश्चन पूछा था ना आपने, किसी कन्फेशन को इररिलेवेंट कब मानेंगे हम, या वो ये था, उसकी लैंग्वेज ये थी कि कन्फेशन रिलेवेंट कब नहीं होता, ये क्वेश्चन था आपका, याद आया आपको? हाँ सर, मेरा याद है सर, क्वेश्चन मेरा था एक्चुअली। हाँ, आपने उसे क्वेश्चन, कब इररिलेवेंट होगा या हाँ आपका क्वेश्चन था कि व्हेन कन्फेशन इज नॉट रिलेवेंट, ये क्वेश्चन था आपका। यस तो उसमें मैंने आपको जल्दी से लिख के भेजा था कि आप सेक्शन 24 पढ़ लो एविडेंस का। नहीं सर, एक्चुअली किसी मैं हाँ आफ्टर दैट सर मैं कुछ उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया था एंड जस्ट मैं कुछ फाइंड आउट किया था उसके बारे में, तो मैं आपका साथ डिस्कशन करने के बाद आई रोट समथिंग। तो किसी ने जस्ट मोमेंट, किसी ने ये कहा था कि क्या है सेक्शन 24 में क्या है, तो मैंने कहा था इंड्यूसमेंट के बारे में है ना। इंड्यूस्ड स्टेटमेंट्स को कन्फेशन नहीं माना जाता है, रिलेवेंट होती है, आप पढ़ लो उसको। तो ये कहके मैं चला गया था, उसने दोबारा पूछा कि आप श्योर है 24 नहीं है? मैंने कहा सर, अब मैं डाउटफुल हो गया जब किसी ने मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, तो मैंने कहा अब यार एक्चुअली मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे जैसा याद आया मैंने बोल दिया, अब आप जाके चेक कर लेना, मैं खुद भी चेक कर लूंगा बाद में घर जाके। उस टाइम पे ऐसे बोल दिया मैंने। चलिए खैर, यस तो कोई भी ऐसा कन्फेशन, देखिए डायरेक्टली बात हो रही है कन्फेशन के बारे में, कोई भी ऐसा कन्फेशन जो किसी भी प्रकार के दबाव में किया गया हो, दिया गया हो, उसको नहीं मानते। और अगर आप बिना किसी दबाव के भी अगर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं आप किसी दबाव में दे रहे हैं, किसी और को बचाने के लिए अपने आप को आप कन्फेस कर रहे हैं, अपने आप को फंसा रहे हैं, या किसी और को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए आप अपने आप को कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोर्ट समझ रही है कि आपने बी के एरिया में बी ने चाकू से किसी को मारा, और आप ये कन्फेस कर रहे हैं कि सर मैं ही इसको छोड़कर आया था वहां तक, और चाकू मैंने ही दिया था इसके हाथ में, ठीक है ना, पर मुझे ये नहीं मालूम था ये मार देगा किसी को। लेकिन क्या है कि आप अपनी कोई पर्सनल रंजिश निकालने के लिए आप ये बात कन्फेस कर रहे हैं कोर्ट के सामने, ऐसा कोर्ट को लग रहा है। उस केसेस में भी कोर्ट है आपके कन्फेशंस को रिलेवेंट मान लेगी। आप क्या कन्फेस कर रहे हैं कि भाई मैंने ही चाकू दिया था और मैं ही इसको उसके घर तक छोड़कर आया था, ठीक है। आपको छोटी मोटी सजा होकर बच जाएगी अगर आप ये साबित कर दें कि मुझे ये नहीं पता था कि ये मारने जा रहा है, ठीक है। सेक्शन
24 कहता है कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिंपल सी बात कहता है कोई भी कन्फेशन जो किसी दवा में दिया गया हो उसको कोर्ट इररिलेवेंट माना जाएगा, उसको कोर्ट नहीं मानेगी। 24 याद कर लीजिएगा, सेक्शन 24 और सेक्शन 22 भी याद कर लीजिएगा। 22 के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के। सेक्शन 22, सेक्शन 24 लगा लीजिएगा इसको अपनी बुक्स पे। और ये तो हमारा है भाई, जो सीआरपीसी की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है हमारी, उन सब में हमें पुलिस वालों से कौन बचा के रखता है? 25 सेक्शन, सेक्शन 25। सेक्शन 25 भी सेक्शन है जो बनाया तो इसलिए गया था कि पुलिस वाले आपको मारा पीटे ना, अंदर रात में बंद करके मारे पीटे ना किसी भी आरोपी को, लेकिन फिर भी मारते हैं। ठीक है। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, जो भी कन्फेशन किसी भी पुलिस वाले के सामने दिया गया होगा उसको कोर्ट में नहीं माना जाएगा। कोर्ट सिर्फ कन्फेशन अपने सामने ही जो लिख कर देती है उसको वार्न करके कि आप अपने होशोआवाज में ये कन्फेशन दे रहे हैं और आपके अगेंस्ट भी ये कन्फेशन जा सकता है। ये बात पहले जो जज है वो बोलता है कन्फेशन देने वाले को, पूरी सब बताता है कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद ही उसकी कन्फेशन लेना शुरू करता है वो। विनय सर, ये कौन से सेक्शन में हमारे सीआरपीसी में याद आ रहा है? हाँ सर, वो कन्फेशन 164 में नहीं, स्टेटमेंट उसकी 164 में, 167 में 5A सबसेक्शन 5A है ना हमारा, सबसेक्शन 5 है, सबसेक्शन 5 है किसका है? हाँ सबसेक्शन 5 वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। 4 तक तो वो कन्फेशन रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन फिफ्थ सेक्शन में स्टेटमेंट। हाँ, सेक्शन कौन सा है? 164 का सीआरपीसी 164 ही है ना। चलिए ठीक है, हाँ आधा आपका सही निकला, आधा मेरा सही निकला। चलिए ठीक है। तो 25 कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव, कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया होगा वो प्रूव्ड नहीं माना जाएगा। नॉट टू बी प्रूव्ड, वो प्रूव्ड नहीं माना जाएगा, वो साबित नहीं माना जाएगा, सबूत नहीं माना जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट अपने सामने ही लेगा तभी विश्वास करता है, वो पुलिस वालों पर विश्वास नहीं करता। ऐसे तो किसी भी केस में किसी भी आदमी को पुलिस वाले कहीं से भी मारपीट की जबरदस्ती उसका कन्फेशन करवा ले, फिर साइन करवा ले, फिर ले जाके कोर्ट में दे देंगे, भाई मिल गया हमको। सारे केस जो है चुटकियों में सॉल्व होंगे। ऐसे तो कोई पेंडिंग केस ही नहीं बचेगा दुनिया में अगर ये सेक्शन ना हो तो इसलिए इस सेक्शन की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगला सेक्शन और है, मिलता जुलता है इसी में। कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। नो कन्फेशन मेड। हाँ हेलो, हाँ सर, वो कन्फेशन में एक और है कि जो आप बता रहे थे कि रेलेवेंट कब होता है, तो अगर किसी ने आफ्टर कमिशन ऑफ क्राइम, डिस्कवरी के बेसिस पे। हाँ नहीं वो तो फिर 27 में आएगा कि जैसे आपने बोला कि उसने कन्फेस कर दिया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करे ही। अगर आफ्टर किलिंग अ पर्सन ही जस्ट एंटर्ड इन हिज डायरी, पर्सनल डायरी, कि उसने आज ये क्राइम किया है, और बाद में वो डायरी किसी को मिल जाती है, वेदर ही डिडंट कम्युनिकेट टू थर्ड पर्सन, लेकिन वो एक कन्फेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो दैट इज रिलेवेंट, वेदर इट इज कम्युनिकेटेड टू थर्ड पर्सन और नॉट, इट डजंट मैटर, बट वो कन्फेशन की तरह वो डायरी में भी अगर एंटर कर दिया है तो भी वो रिलेवेंट हो जाएगा। तो इसको हम डाल सकते हैं क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस? सातू जी जरा बता सकते हैं आप? राजेश कुमार साहू जी। हेलो साहू सर। हाँ बोलिए। आप बता सकते हैं अगर किसी एक्यूज ने कोई मर्डर किया और उसकी हैबिट थी कि वो डेली आके रात में जो पूरे दिन जो उसने किया वो आके रात में अपनी डायरी में सही से लिखता था, ओके है ना। तो किसी दिन एक दिन उसने मर्डर किया और रात में आके उसने अपनी डायरी में लिख दिया कि आज मैंने ऐसे ऐसे इसका मर्डर करा है। ठीक। और एक महीने की इन्वेस्टिगेशन में, 30 डेज की अगर इन्वेस्टिगेशन में या 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन में अगर वो पकड़ा जाता है ना, और तो बाद में उसके खिलाफ केस चलता है और कोर्ट में उसकी डायरी लेके आई जाती है,
कि भाई इसने अपनी डायरी में भी लिखा था कि मैंने उस दिन मर्डर किया था, ऐसे ऐसे मर्डर किया, पूरी कहानी इसने बताई है। ओके तो वो एविडेंस माना जाएगा कोर्ट में? सर एक्चुअली वो लाइक पुलिस ही भी लाइक इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन उसी हिसाब से यदि रिकवरी ऑफ समथिंग लाइक सम डिस्कवरी और न्यू थिंग यदि रिकवरी कर सकता है अकॉर्डिंगली डायरी, तो वो कोर्ट मान सकता है। ऐसा तो कोई लिख देगा तो दूसरा आदमी मर्डर कर देगा तो कैसे सर हो जाएगा? अभी सपोज तो अभी मैं कुछ लिख दिया लेकिन सर, मैं अभी कुछ लिख दिया, मैं मर्डर कर दिया, लेकिन मैं रियली मर्डर नहीं किया, दूसरा आदमी मर्डर कर दिया है। विनय सर क्या क्या कह रहे हैं, बताइए। हाँ सर, ये जजमेंट है शाहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, उसी में लिखा हुआ है ए किल्स बी, एंटर्स इन हिज डायरी दैट ही हैड किल्ड हिम, पुट्स इट इन हिज ड्रॉर एंड absconds, मतलब भाग जाता है। And when he places his act on record, he does not communicate does not communicate to another. Indeed, he does not have any intention of communicating it to a third party. Even so, at the trial, the said statement of the accused can certainly be proved as a confession made by him. हाँ, नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उसको एविडेंस तो मान रही है कोर्ट, ठीक है, हाँ है ना, और क्या कहते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको हम इसमें किस सेक्शन में लेकर आएंगे? किसी को ध्यान आ रहा है? अभी हमने पढ़ा है वो सेक्शन। तो 27 so 24 में confession सर 24 में नहीं, अगर देखिए कन्फेशन 24 इज इररिलेवेंट है। कन्फेशन तो बाद में होगा, लेकिन हम तो अभी इसको एडमिशन मानते हैं। चलिए, उसने कुछ स्टेटमेंट्स अपनी रिटर्न में दी हैं, रिटर्न एडमिशन है उसकी कुछ, और ठीक है। हिसाब से था तो हम लोग आदि हैं, बोलिए सर। तो आपका ध्यान नहीं जा रहा? अभी हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो अपने रेगुलर रूटीन में कुछ काम करता है और उसी में उसने वो एडमिट कर लिया था। और रेगुलरली रूटीन में अपने क्या काम करता है, वो डायरी लिखता है। ठीक है, कौन सा सेक्शन था वो? सेक्शन 16 सेक्शन 60। हाँ, तो हम उसको सेक्शन 16 के अंदर उसकी डायरी भी एक रिलीवेंट फैक्ट मानी जाएगी, एक एविडेंस मानी जाएगी जिसके अंदर उसने कन्फेशन या एडमिशन किया है। ठीक है ना? yes right. चलिए, इतना ही करें आज। चलिए इतना करते हैं, नहीं तो ये लोग ये सेक्शन याद भी नहीं होंगे, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा एक बार में। और कल तक हम लोग पढ़ेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, ओके सर। कल डाइंग डिक्लेरेशन से अगर आगे बढ़ जाए तो और बढ़िया बात है, नहीं तो 32 तक तो कर ही लेंगे। वो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा कई सारे केसेस है उसमें। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कई बार पूछा गया है और जो बच्चे अगर पहले पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो आंसर भी पता होगा उनको। विनय सर, आप मत बोलिएगा अभी, आप मत बोलिएगा, ठीक है, आंसर मत बोलिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए सेक्शन 32 में पूछ रहा हूँ मैं, जनरल क्वेश्चन है सर। हाँ, अगर मान लीजिए एक जज है, उसने दोनों वकीलों के आर्गुमेंट सुने किसी केस में, आर्गुमेंट सुनने के बाद सब पूरा केस जब खत्म हो गया तो उसने सब कुछ सुनने के बाद दलीलें दोनों वकीलों की, उसने एक जजमेंट लिखा। ठीक है, जजमेंट लिखा और अगले दिन उसको सुनाना था वो जजमेंट उसने लिखवाया और जो उसका जो स्टेनो होता है उसने जजमेंट को टाइप कर दिया पूरा, और उसने फाइल अपनी तैयार कर दी कि अगले दिन जज साहब आएंगे तो वो उसको सुनाएंगे। जजमेंट सुनाना पड़ता है ना पहले कोर्ट में, ठीक है। और अगले दिन क्या हुआ, सुबह ही जज साहब का कोर्ट आते में एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो क्या वो जजमेंट माना जाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। धारित्री मैम, आपका क्या क्या कहना है? नो आइडिया। नो आइडिया, ये क्वेश्चन मालूम है बहुत बार आया है, बहुत बार आया। अच्छा मैम, कैसे अरुंधति मैम, क्यों मना कर रही हैं सर? सर मैं कुछ बोलूं? बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए।
राजेश कुमार जी बोलिए, साहू सर बोलिए। एक्चुअली जजमेंट तो वो एक्चुअली टुमारो डिक्लेरेशन देना चाहिए, वो मतलब जज देना चाहना था, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज डाइड। तो वो मान जाएगा फॉर नेक्स्ट जो ऑफिसर आएगा जज, वो ही कैन डिक्लेयर जजमेंट आल्सो। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जजमेंट वैलिड रहेगा कि वो दोबारा से फिर जो नया जज आएगा पूरा सुनेगा, अलग से फिर अपना जजमेंट नो 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 लिखेगा? सर, नहीं सर, वो जजमेंट वैलिड रहेगा सर, वैलिड रहेगा? वैलिड रहेगा सर। वैलिड बोल रहे हैं ना, वैलिड वैलिड रहेगा हाँ वैलिड रहेगा सर। कंसीडर से होगा सर, है? नया जज का कंसीडर से हेलो होगा। हेलो हाँ वो कंसीडर हाँ भी जी लेगा सर, जजमेंट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसको ओपन, जब कोर्ट उसको प्रोनाउंस कर देता है जज, तभी वो जजमेंट कंप्लीट माना जाता है सर। उससे नहीं सर, पहले वो तो उसको जजमेंट नहीं वो कहेंगे। वो तो प्रोनाउंस करने से पहले ही मर गया ना वो। हाँ तो सर इसलिए तो कह रहा हूँ, तो वो जजमेंट नहीं वो माना जाएगा सर फिर, क्योंकि जज का अपना ओपिनियन रहता है, उसने अपने हिसाब से उस पर ओपिनियन दिया सर, उसने अपने थॉट्स लिखे, जो भी उसकी रीजनिंग है, हम्म। तो उसको अच्छा, वो इसको जज सर। इस इसको हम लोग सेक्शन 32 में नहीं डाल सकते क्या, डाइंग डिक्लेरेशन? मरने से पहले उसने कुछ बात कही थी और वो बात कह के अपनी बात लिखवा के मर गया कोई भी पर्सन, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा क्या सेक्शन 32 में? सर आ वो तो जाएगा सर, एविडेंस आ के जाएगा लिए सर, वो सर आ जाएगा सर। जजमेंट नहीं होगा If सर। relating of this thing also, that can also existence of dying declaration. सर देखिए आई डोंट थिंक सो इट विल बी कंसीडर अंडर जो सेक्शन 32। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, उसी में सारी सारी ट्रिक छुपी हुई है और आप लोग कंफ्यूज हो गए ऊपर ऊपर का सोच के। सर वो आ जाएगा सर, उसमें वो ऑलरेडी डिक्लेरेशन कुछ दिया होगा, द बिजनेस ट्रांजैक्शन है व्हाट एवर before also did that is connection with you for death means that also consider like a dying declaration. और ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में, ये किसी इंटरव्यू में पूछा गया कई बार। चलिए खैर मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। ओके सर। देखिए है क्या, मैंने बोला था कि हाँ, मैंने देखिए सेक्शन 32 में माना जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए भी, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है इसमें नहीं माना जाएगा। इसमें तो वो सिर्फ एक प्लेन पेपर है, ठीक है। वो प्लेन पेपर इसलिए है क्योंकि उसमें उस वक्त तक जज के साइन नहीं हुए थे, ठीक है। उसमें जो स्टेनो ने टाइप करके रख दिया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जज साहब आएंगे, जब कोर्ट आएगी तो वो कोर्ट साइन करेगी, उसके बाद वो प्रोनाउंस कर देगी। लेकिन जो स्टेनो ने टाइप करके तो रख लिया था एक पेपर पे, वो येलो से पेपर होते हैं ना जजमेंट के, किसी ने देखा हो कोर्ट में प्रैक्टिकली, यस सर, यस सर। है ना। तो उन पेपर्स पे उसने टाइप करके तो रख लिया, लेकिन जज साहब ने आके साइन ही नहीं किए। अगर वो साइन करा देते, सर मैं वही बात मैम बताने जा रही थी, पर आदेश जी ने आ गई। बताया तो है नहीं आप। अरे पर आदेश जी आ गए ना, इसलिए मैंने बोला कि चलिए आप ठीक। पहले बोल दीजिए, उसके बाद नहीं बोलूंगी। और उससे पहले आप बोल अरे तो दिए। मैं चलिए मतलब मेरे दिमाग से निकल गई तो आपको टोक देना चाहिए ना कि सर मैं ठीक है, बता रही हूँ ठीक मेरे है, पास है। यस प्लीज कंटिन्यू। चलिए हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर उसी जजमेंट को अगर वो स्टेनो टाइप करके उसी दिन शाम को या रात को इवनिंग में जब भी वो जज साहब के अगर घर पे जाके अगर वो साइन करवा लेता, तो वो जजमेंट वैलिड होता फिर, ठीक है। किस केस में वैलिड होता है उसको शायद कह रहा हूँ डाइंग डिक्लेरेशन में ही आप उसको वैलिड कर सकते हैं, या डाइंग सिग्नेचर डिक्लेरेशन का मुझे देखिए आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि वो वैलिड होगा। और अगर उसने साइन नहीं करा तो वो इनवैलिड होगा। अगर साइन कर दिया होता लेकिन कोर्ट में प्रोनाउंस नहीं किया होता और उसकी डेथ हो जाती है अगर जज की, तो नेक्स्ट जो भी जज आएगा उस वैकेंट सीट पर, तो उसको सेम जजमेंट ही पढ़ना पड़ेगा कोर्ट के सामने, कोर्ट में, ठीक है। वो अपनी अपनी तरफ से Yes. फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता उसने, एक बार टाइप होने के और साइन होने के बाद। सर अगर जज के साइन नहीं होते तो वो सर उसको प्रोनाउंस नहीं करेगा ना सर, वो स्टेटमेंट हो जाएगा सिर्फ जज का, जो उसका वो जो नहीं वो कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक प्लेन पेपर है तब तक। हाँ सर, वो एक जज से एक स्टेटमेंट ही माना जाएगा, मतलब कुछ भी मान लो,
जजमेंट नहीं माना जाएगा उसको अनटिल हाँ अनलेस वो साइन नहीं होते जज की तरफ से। हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। सेक्शन 25 तक हो गया ना हमारा। सर। चलिए यहाँ 26 से कल करते हैं हम लोग। और डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चन निकाल के आइएगा और कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी आसपास का पता हो उसे एक जगह कलेक्ट करके फैक्ट्स सब लिख लीजिएगा, और डिस्कस करते हैं यहाँ पे सब लोग फिर कल। ठीक है। यस एंड सर मुझे नहीं लगता कि उसको डाइंग नहीं sir, मैं देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में तो श्योर नहीं हूँ, मैं हाँ वही बोल रहा हूँ उसको डाइंग नहीं, वो जजमेंट के लिए बोल रहे सर कि वो मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कॉज ऑफ हिज डेथ एंड जजमेंट, तो सर उसको डाइंग हाँ डिक्लेरेशन मुझे नहीं मैं लगता कि उसको मैं सर इसी पॉइंट को मैं सोच के मैंने भी बोला कि मैं ये श्योर नहीं हूँ कि डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर साइन हो जाएंगे तो वो जजमेंट वैलिड है, और अगर साइन नहीं होंगे तो वो जजमेंट इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। यस बट जो हाँ नया जज आएगा वो वही सेम जजमेंट को ना देके वो अपना दोबारा से उसको पूरा रिपीट करना पड़ेगा, पूरे केस स्टडी करके वो फिर नया जजमेंट देगा। ठीक है ना। चलिए गाइस, ठीक है, कल मिलते हैं आप। ठीक है सर, बाय सर। ओके गाइस, क्लासेस करो। बाय बाय। कॉल काट दीजिए सब लोग, कॉल काट दीजिए सब लोग अपनी अपनी।